कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ विनीपुरी फ्रॉम द बायोलॉजी बेंच और आपके लिए लेके आई हूँ आज फ्री वीडियो सीरीज लेक्चर नंबर 3 ऑन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरो एंड जेनेसिस। माइक्रोस्पोरो का मतलब होता है माइक्रोस्पोर्स एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, तो माइक्रोस्पोर्स की जो फॉर्मेशन होती है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में होती है। और कौन से सेल्स उसे फॉर्म करेंगे? द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या होते हैं? देखो, हमने अब तक एंथर का स्ट्रक्चर किया, हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का भी स्ट्रक्चर किया। माइक्रोस्पोरेंजियम के जस्ट बीच में प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसे हम कहते हैं स्पोरोजीनस सेल्स, जैसे कि ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजीनस सेल्स। ये स्पोरोजीनस सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करके बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब मदर वर्ड कहाँ से आता है? मदर का मतलब होता है जो आगे जाके माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। नाउ हमारी एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक सेल्स जिसे हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्चीस्पोरियल कह लो, आर्कीस्पोरियल कह लो, एक ही बात है। ये जो आर्चीस्पोरियल सेल होते हैं ये हाइपोडर्मल रीजन में प्रेजेंट होते हैं और ये पेरिक्लाइनली मींस हॉरिजॉन्टल डिवीजन करके बनाते हैं दो सेल्स। एक बनाता था प्राइमरी आउटर सेल था प्राइमरी पेराइटल सेल एंड इनर सेल होता था प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ना जो ये स्पोरोजीनस सेल था वो आगे बहुत सारी मियोसिस करके बनाता था हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल अपने आप में कैपेबल होता है कि वो आगे जाके माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए हर सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं और आगे अपने अंदर करते हैं मियोसिस। तो चलिए जरा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस is the formation of microspores inside a microsporangium, जिसे आप पोलन सैक भी कहते हो, by meiotic or reductional division. Very important concept, meiotic or reductional division. Now in cell cycle आपने दो तरह की डिविजन्स पढ़ी हैं, one is mitosis, another is meiosis. माइटोसिस में क्या होता था? चलो एक बार हम इस चीज को भी रिवाइज कर लेते हैं, +1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माइटोसिस में क्या होता था? माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहेंगे हम? इक्वेशनल डिवीजन। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्टली सेम होता है, जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में होता है उतना ही क्रोमोसोम नंबर आगे ऑफस्प्रिंग सेल में होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक डिप्लॉयड सेल को डिवाइड किया, इसने आगे जाके दो सेल्स बनाए, दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होंगे 2n प्लॉइडी। इसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ना ये जो इक्वेशनल डिवीजन होती है ये हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है। अब सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? तो जो सेल्स हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते उसे हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, बी इट बी सेल्स ऑफ हेयर, स्किन, आर्म, लेग्स, कहीं के भी। तो ये सेल्स मियोसिस नहीं माइटोसिस करते हैं। नाउ ऐसे सेल्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। और सारे के सारे गैमीट्स, चाहे वो ह्यूमंस के हों चाहे वो प्लांट्स के हों, वो मियोसिस ही अंडरगो करते हैं। इसका रीजन ये है कि मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहेंगे हम? रिडक्शनल डिवीजन। मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस होगा। कितना? n/2 रह जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिप्लॉयड सेल है वो अपने आप को डिवाइड कर रहा है तो इसके एंड जितने भी सेल्स बनेंगे वो सारे इस प्लॉइडी के हाफ होंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये 2n कंडीशन में 20 क्रोमोसोम्स कैरी करता है तो जो भी सेल बनेगा आफ्टर मियोसिस इस सब के पास प्रेजेंट होंगे 10 क्रोमोसोम्स। इसे हम कहते हैं n प्लॉइडी। ओके, तो यहाँ पे 2n/2 कर दो तो n प्लॉइडी आ जाती है ना। इसका रीजन क्या है? देखो बच्चों, अगर गैमीट्स 2n से n नहीं होंगे तो दो गैमीट्स जब आपस में फ्यूज करेंगे तो हमारे जाइगोट की प्लॉइडी पहुंच जाएगी 4n, 2n स्पर्म एंड 2n एग।
ये जो जब आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो हमारी प्लॉइडी क्या पहुंच जाएगी 4n। तो ये हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम 4n कंडीशन पहुंचा देंगे तो ये अबनॉर्मैलिटी ले आएगा हमारे ऑफस्प्रिंग में। अगर ये सेल्स दोबारा डिवाइड करेंगे तो इनकी प्लॉइडी n ही रहेगी, इनकी प्लॉइडी आगे और हाफ नहीं होगी। क्योंकि बच्चों अगर आपकी बॉडी में 10 क्रोमोसोम्स की रिक्वायरमेंट है तो इससे आप 5 नहीं कर सकते, आप 20 को 10 कर सकते हो, क्योंकि 20 भी पेयर्स में प्रेजेंट है, हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज है। तो अगर आप इसे हाफ कर भी रहे हो तो एटलीस्ट एक एक कॉपी सब गेमीट्स में जा रही है। लेकिन अगर आप इसका भी फर्दर हाफ करोगे तो n/2 प्लॉइडी करने के बाद और हाफ प्लॉइडी करने के बाद आपकी बॉडी में इनफ क्रोमोसोम्स नहीं पहुंच पाएंगे। इसे मियोसिस में 2n से n होता है, n से आगे हाफ n नहीं कभी होता, ये ऐसी प्लॉइडी कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। मियोसिस के बाद जितने भी सेल्स बनते हैं वो 2 बनते हैं और सारे के सारे 2n कंडीशन में बनते हैं। लेकिन आफ्टर मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें मिलते हैं जिनके अंदर प्लॉइडी n रह जाती है। तो अब हम स्टडी करते हैं कि हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ से आता है। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे करेगा अ लॉट ऑफ माइटोसिस और प्रोड्यूस करेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जिसका हर सेल कैपेबल होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने के लिए। मदर मतलब अगेन मैं बता रही हूँ कि ऐसा सेल जो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल है वो खुद को करेगा डिफरेंशिएट और बना देगा MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को आप पोलन मदर सेल ही कहते हैं। इसको आप पोलन मदर सेल इसलिए कहोगे क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बना रहा है, तो वही माइक्रोस्पोर आगे जाके हमारे पोलन ग्रेन्स बनाएगा, तो आप इसको पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं डिप्लॉइड और इनके पास प्रेजेंट होती है कैलोज वॉल। ये जो कैलोज वॉल है ये आगे जाके हेल्प करेगी कि जब हमारे माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, उन माइक्रोस्पोर्स को आपस में स्टिक होना होता है, तो वहां पे वो कैलोज वॉल काम आती है। तो डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, जिसको आप कहते हो मियोसिस। विल अंडरगो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। 2 डिविजन्स होती है। एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 सेल्स बनते हैं और ये मियोसिस 2 डिविजन्स में होती है। तो ये बनाएंगे हमारे माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 4 इन नंबर और होंगे इन अ टेट्राड कंडीशन। एंड ये जो टेट्राड है, ये जो माइक्रोस्पोर्स है, ये आपस में स्टिक हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोज वॉल। कैसे? बिल्कुल ऐसे। ये एक माइक्रोस्पोर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और इनके बीच में प्रेजेंट होती है यहाँ पे कैलोज वॉल। और ये जो कैलोज वॉल है ये हेल्प करती है अडहेरेंस ऑफ ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स। जब एंथर की मैच्योरिटी होती है, यही माइक्रोस्पोर्स आगे जाके बनाते हैं पोलन ग्रेन। सबसे पहले तो इनके आसपास की कैलोज वॉल की ब्रेकेज होगी और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगी बाहर की तरफ, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल की कोटिंग होगी जिसे हम आगे जाके एक्साइन कहेंगे। तो कहने की बात यह है कि ये कैलोज वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है अडहेरेंस के लिए। नाउ नीट में ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिए गए हैं तो उसमें से कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, या फिर अगर आपको 200 माइक्रोस्पोर्स मिले हैं तो कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स चाहिए होते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, one microspore mother cell will form 4 microspores, always will form 4 microspores। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास 100 माइक्रोस्पोर्स हैं तो यानी कि आपको 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स चाहिए, या आपके पास 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है तो आपको 100 माइक्रोस्पोर्स उसमें से मिलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है बोथ इन नीट एंड इन बोर्ड्स। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। ये टेट्राड 4 माइक्रोस्पोर्स का क्लस्टर होता है और आपस में ये क्लिंग्ड होता है ना। जब भी एंथर की मैच्योरेशन होती है, यही कैलोज वॉल डिसइंटीग्रेट करी जाती है विद द हेल्प ऑफ कैलेज एंजाइम। ना मेरी पिछली वीडियो आपने वॉच की होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो कैलेज एंजाइम है इट इज सिक्रीटेड बाय द टेपीटम।
यही कैलेज एंजाइम आगे जाके कैलोज वॉल की ब्रेकेज करता है। तो यही माइक्रोस्पोर्स जब अपनी कैलोज वॉल को ब्रेक कर देते हैं, प्लस पोरोपोलिनिन 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 की लेयर को अपने अराउंड अडेयर कर लेते हैं, सिक्रीट कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये माइक्रोस्पोर्स अपना वाटर लूज कर लेते हैं, एकदम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर्स हो जाते हैं एक दूसरे से सेपरेट। कब होंगे? एक तो कैलोज वॉल की ब्रेकेज हो जाएगी, दूसरा स्पोरोपोलिनिन की लेयर आ जाएगी, एंड थर्ड ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो डिहाइड्रेशन की वजह से ये हो जाएंगे चारों डिफरेंट, अलग अलग, एंड अब बन जाएंगे ये पोलन ग्रेन्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ एंथर। Now, in the condition of Zostera, इसके अंदर सारे के सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फर्टाइल नहीं होते, कुछ स्टेराइल बन जाते हैं, और वो स्टेराइल माइक्रोस्पोर मदर सेल हेल्प करते हैं नरिशमेंट टू द अदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ऑलराइट, तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पहले, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। ना पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो अराउंड 25 टू 50 mm डायमीटर के होते हैं, और फर्स्ट सेल होते हैं मेल गेमिटोफाइट के। क्या होता है मेल गेमिटोफाइट? एक गेमिटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन हमारा गेमीट नहीं है, पोलन ग्रेन जस्ट गेमीट्स को कैरी करता है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि गेमीट्स को कैरी करेगा उसे हम कहते हैं गेमिटोफाइट। ये जो पोलन ग्रेन है इसकी टू डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं। नंबर वन इज द आउटर लेयर which is known as exine, and number two is the inner layer which is known as the intine। हम पढ़ते हैं एक्साइन के बारे में। एक्साइन बनी होती है विद द टफेस्ट मटेरियल नोन, जो कि बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसको कोई भी एल्कली, कोई भी एसिड डिग्रेड नहीं कर सकता। इस मटेरियल को हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। ये एक हाईली रेजिस्टेंट, टफ, रिजिड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसके ऊपर कोई भी एंजाइम, कोई भी एल्कली, कोई भी एसिड का असर नहीं होता। आज तक कोई एंजाइम निकला ही नहीं है जो इस स्पोरोपोलिनिन की लेयर को तोड़ सके, इसलिए इसे हम टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं जो कि पोलन ग्रेन को कवर करता है और एंजाइम बनाता है। नाउ स्पोरोपोलिनिन बहुत सारे वैरायटीज में प्रेजेंट होता है एक्साइन के अंदर, बहुत सारी वैरायटी ऑफ लेयर्स बनाता है। किसी में वो बहुत ज्यादा पॉइंटी होता है, किसी में वो लेस पॉइंटेड होता है, ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर देता है टू द एक्साइन। इसीलिए स्पोरोपोलिनिन एक गुड फॉसिल बनाने के काम आता है पोलन ग्रेन। व्हाट इज अ फॉसिल? फॉसिल एक ऐसा डेड रिमेन होता है जो बहुत ईयर्स तक अंडरग्राउंड ब्यूरीड रह सकता है बिना हार्म हुए। इसी फॉसिल से हम पता लगा सकते हैं कि पुराने जमाने में जो प्लांट्स हुए करते थे उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक और टेक्सोनोमिक फीचर्स होते थे। Now because of this एक्साइन हमें बहुत सारे टेक्सोनोमिकल फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि एक्साइन में जो स्पोरोपोलिनिन की लेयर होती है वो बच्चे बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स बनाती है, इसलिए हमें हर टेक्सोनोमी के, हर प्लांट स्पीशीज के अलग तरह के पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। एक्साइन कहीं कहीं पोलन ग्रेन में एब्सेंट भी होती है, उस एरिया को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहेंगे हम? जर्म पोर। फॉर एग्जाम्पल ये आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें जो एक ग्रीन कलर की आउटर लेयर है, टफ ऑर्नामेंटेड सी लेयर है, इसे हम एक्साइन कहते हैं। लेकिन ये एक्साइन कंटिन्यूअस नहीं है, ये एक्साइन कहीं ना कहीं एब्सेंट भी है। तो ये जो एब्सेंट एरिया है इसे हम कहते हैं जर्म पोर। ना इसको जर्म पोर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है। एक ऐसा पोर जहां से पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन हो उसे हम जर्म पोर कहते हैं। बायोलॉजी में सारे वर्ड्स का मीनिंग उसी के अंदर छुपा होता है। तो ये जो जर्म पोर है वहां से पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होगी। तो सेकेंड लेयर आती है आपकी इंटाइन, विच इज द इनर लेयर। इट इज वेरी थिन सॉफ्ट लेयर जिसका काम होता है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करना। ना ये जो इंटाइन होता है इसके अंदर इसकी एक ना ये जो इंटाइन है ये एनक्लोज करता है पूरा का पूरा पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म। तो जब पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होनी होती है, यही इंटाइन पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा। कैसे? बहुत सारा वाटर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा और साइटोप्लाज्म एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। जब साइटोप्लाज्म एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो इंटाइन के ऊपर पड़ेगा प्रेशर,
और इंटाइन को निकलने की जगह चाहिए। अब बाहर पड़ी है स्पोरोपोलिन की एक्साइन लेयर, तो इंटाइन कहेगा कि मैं इतनी टफ लेयर को कैसे तोड़ के बाहर निकलूं। तो अंदर से साइटोप्लाज्म कहेगा कि आप एक्सपैंड करो। तो कौन से एरिया रह गया जहां से पोलन ट्यूब निकल सकती है? दैट इज ओनली द जर्म पोर। तो इंटाइन विल कम आउट ऑफ द जर्म पोर। सो सपोज करो कि ये अगर आपका एक पोलन ग्रेन है और इसके अराउंड यहाँ पे एक्साइन पड़ी है और ये वाइट वाली लेयर आपकी इंटाइन है, तो ये इंटाइन थ्रू दिस जर्म पोर बाहर निकलेगी और बनाएगी पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के, वो सभी एंटर कर जाएंगे ना। ये जो इंटाइन है ये भी एक स्पेशल कंपोनेंट की बनी होती है, दैट इज सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। इसे हम पेक्टोसेल्यूलोजिक लेयर भी कहते हैं। जो एक्साइन है इसमें स्पोरोपोलिन के साथ थोड़ी सी लेयर प्रेजेंट होती है क्यूटिन की भी, तो वो उसे बहुत ज्यादा रिजिडिटी देती है ना। एक पोलन ग्रेन के अंदर कितने जर्म पोर्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकता है। स्पोरोपोलिन की लेयर कैसे बनी हुई है, कितनी ऑर्नामेंटेड है, वो भी डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए हर टेक्सोनोमी का, हर स्पीशीज का जो पोलन ग्रेन होता है वो अलग करेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखाता है, तभी हम इसे एज अ टेक्सोनोमिक फीचर भी लिखते हैं। नाउ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में क्या होता है? जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं ना, उनके पोलन ग्रेन के ऊपर एक ऑयली स्टिकी सी थिक लेयर लगी होती है जिसे हम कहते हैं पोलन किट। क्या कहेंगे हम? पोलन किट। और पोलन किट क्या होती है कि जो उनकी एक्साइन होती है ना वो बहुत ही ऑयली, स्टिकी एंड थिक होती है। जो भी प्लांट्स इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं उनकी जो एक्साइन होती है वो बहुत ही ऑयली, स्टिकी एंड थिक होती है, इसे हम कहते हैं पोलन किट। नाउ ऑयली क्यों? बिकॉज यूवी रे से पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करना है। स्टिकी बिकॉज जब भी कोई इंसेक्ट आके उस फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो ये पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पे स्टिक कर जाएंगे, एंड जब वो इंसेक्ट किसी फीमेल फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज जाएगा तो वहां पे पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। नाउ लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन होता है ज़ोस्टेरा का। ज़ोस्टेरा का होता है लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन। लार्जेस्ट होता है मिराबिलिस का, एंड स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन होता है मायोसोलिस का। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको लर्न होने चाहिए। ऑलराइट, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, दैट इज माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। देखो बच्चों, अभी तक हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स तो हो गए, पर माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन हमारे गैमीट्स नहीं है, वो तो सिर्फ गैमीट्स को कैरी करते हैं। तो क्या चेंजेस आते हैं पोलन ग्रेन के अंदर कि वो गैमीट्स की फॉर्मेशन करता है? तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। तो आओ देखते हैं कि कैसे होता है। तो पोलन ग्रेन हमारा फर्स्ट सेल होता है मेल गैमेटोफाइट का। ओके, फर्स्ट सेल होता है मेल गैमेटोफाइट का। ना जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है। एसिमेट्रिक डिवीजन का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो वो आगे 2 न्यूक्लियाई बनाएगा जो दोनों ही आपस में साइज में डिफरेंट होंगे, एक होगा बड़ा, एक होगा छोटा। तो आफ्टर दिस एसिमेट्रिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है एसिमेट्रिक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन के अंदर ही 2 सेल बनते हैं, एक सेल बड़ा होगा, एक सेल छोटा होगा। तो इसको जरा हम क्लियरली स्टडी करते हैं। पोलन ग्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो एंथर के डेhiscence से पहले शुरू हो जाती है। पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमीट्स की डेवलपमेंट होती है या जो न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होती हैं वो एंथर के डेhiscence से पहले होती हैं। इस तरह की डेवलपमेंट को हम कहते हैं प्रोकोशियस डेवलपमेंट। क्या कहेंगे हम? प्रोकोशियस डेवलपमेंट। दैट द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन स्टार्ट्स बिफोर द एंथर डेhiscence ओनली। नाउ पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो एसिमेट्रिकली डिवाइड करके बनाएगा 2 न्यूक्लियाई। उसमें से एक होगा आपका ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा होगा जेनरेटिव न्यूक्लियस। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। तो ट्यूब न्यूक्लियस को आप वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, एंड जेनरेटिव न्यूक्लियस को आप रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहते हैं।
तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे से जो वेजिटेटिव सेल बनाएगा, उसका काम होता है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू द डेवलपिंग मेल गैमीट्स। और जनरेटिव से तो आपको नाम से पता चल ही रहा है कि वो जनरेशन करेगा मेल गैमीट्स का, तभी उसे हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। Now after this karyokinesis होती है साइटोकाइनेसिस के बाद सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है अराउंड द वेजिटेटिव न्यूक्लियस एज वेल एज अराउंड द जनरेटिव न्यूक्लियस। सो वेजिटेटिव न्यूक्लियस विल बी एनक्लोज्ड इनसाइड द वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वो उस वेजिटेटिव सेल बना लेगा और जनरेटिव न्यूक्लियस बना लेगा जनरेटिव सेल, इट विल फॉर्म जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है जनरेटिव सेल। तो जरा डायग्राम के थ्रू भी हम इसको पढ़ लेते हैं। ये है आपका एक नॉर्मल पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन अभी पूरा बना नहीं है, ये माइक्रोस्पोर ही आप इसको समझ लो। इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक ही न्यूक्लियस, लेकिन जब इसकी मैच्योरेशन होती है इनटू पोलन ग्रेन, सबसे पहले दो वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे सेंटर में आपको दो वैक्यूल्स दिख रहे हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी में चला जाता है। यही न्यूक्लियस बाद में एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है। तो एसिमेट्रिकल डिवीजन के लिए हमें चाहिए स्पिंडल, स्पिंडल भी बनेगा एसिमेट्रिक। यहाँ पे होगी एसिमेट्रिक स्पिंडल की फॉर्मेशन एंड देन नेक्स्ट स्टेप विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स विद इन पोलन ग्रेन। जब ये दोनों सेल्स बन जाते हैं तो पूरा का पूरा पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है। तो एक बनता है वेजिटेटिव सेल जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। मैं इसको वापस से डिलीट कर रही हूँ क्योंकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो इरेगुलर शेप होता है। तो प्रॉपर शेप आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है इसकी इरेगुलर शेप। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो होता है ओवल शेप का। जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनसाइड द जनरेटिव सेल जो कि पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ, और वेजिटेटिव सेल जो होता है वो पूरे के पूरे जनरेटिव सेल को अपने अंदर एनगल्फ करके रखता है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है जनरेटिव। ना एक बार दोबारा से डायग्राम देखते हैं हमारे पोलन ग्रेन की। ये जो सेंटर में आपको ऑरेंज कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है वो होता है ट्यूब न्यूक्लियस, यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है इरेगुलर शेप का। और जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है वो हाईली ग्रैनुलेटेड होता है क्योंकि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है टू द डेवलपिंग मेल गैमीट्स। ये होता है बिल्कुल उसके पेरिफेरी में नीचे को जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल आगे जाके बनाएगा टू मेल गैमीट्स। साइटोप्लाज्म को कवर करती है एक एडिशनल लेयर जो कि इंटाइन के इनर साइड में पड़ी होती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है। ऑलराइट, सो 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है वो इसी टू सेल स्टेज पे शेड होता है। टू सेल स्टेज का मतलब होता है कि एक इसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और एक इसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस विल बी फॉर्मिंग द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव न्यूक्लियस विल बी फॉर्मिंग द जनरेटिव सेल। लेकिन बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स में यही पोलन ग्रेन प्री सेल स्टेज पे शेड होता है। मतलब कि जो वेजिटेटिव सेल है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके बनाएगा टू मेल गैमीट्स, और ये गैमीट्स तो इंडिविजुअल हमारे सेल्स ही होंगे। रिमेंबर कि जो पोलन ग्रेन है वो भी हैप्लॉइड होता है और ये जो दो मेल गैमीट्स है वो भी हैप्लॉइड होते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं और सारे के सारे पोलन ग्रेन्स भी हैप्लॉइड ही होंगे। सो 40% एंजियोस्पर्म्स में जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड कर देता है बिफोर शेडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन इनटू टू मेल गैमीट्स। तो अब इनके पास कौन कौन से सेल्स होंगे? एक होगा ट्यूब सेल यानी कि वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमीट्स, इसे हम कहते हैं थ्री सेल स्टेज। नेक्स्ट हमारी टॉपिक आता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डेहिसेंस का मतलब होता है कि एंथर का स्प्लिट अप होना, ओपन हो जाना, ताकि हमारे पोलन ग्रेन्स का रिलीज हो सके। ना जब भी एंथर मैच्योर होता है एंथर में आती हैं बहुत सारी मॉडिफिकेशंस। नंबर 1 इज कि सारी की सारी मिडल लेयर्स आपस में डीजेनरेट हो जाती है क्योंकि उनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू द टेपिटम, एंड टेपिटम आगे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और जो हमारे एंथर मैच्योर हुआ होता है उसके अंदर सिर्फ दो लेयर्स पड़ी रह जाती है, दैट इज एपिडर्मिस एंड एंडोथेलियम।
एंडोथीशियम की रेडियल वॉल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है थिकनिंग, दैट इज अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स की। ये हमने किया था इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स हैं, ये सारी सारी जगह प्रेजेंट नहीं होते, कुछ कुछ पॉइंट्स ये छोड़ देते हैं। उन पॉइंट्स को हम कहते हैं स्टोमियम। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि स्टोमियम उन पॉइंट्स को हम कहते हैं। ये स्टोमियम पॉइंट्स कट अप होते हैं और वहां से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं कि वहां पे अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स की थिकनिंग नहीं हुई होती है। तो स्टोमियम के थ्रू ही एंथर की डेहिसन्स होती है। नाउ ये जो एंडोथीशियम होती है वो बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, मतलब ये बहुत सारा वाटर मॉइस्चर अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। तो जब ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करती है तो इसकी रेडियल वॉल्स के अराउंड हमें चाहिए होती है एक्सटेंशन, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स की थिकनिंग एंडोथीशियम पूरी तरह से कंट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो कंट्रैक्ट ना करने की वजह से जो स्टोमियम की लेयर होती है, जहाँ पे अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहां पे पड़ता है प्रेशर और स्टोमियम कट अप हो जाता है और वहां से निकलते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई है मैंने, ये होते हैं स्टोमियम की लेयर, यहां से कट अप होके पोलन ग्रेन्स बाहर को शेड हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं एंथर की डेहिसन्स। नाउ अगर मैं पोलन वायबिलिटी की बात करूं तो कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं जो बहुत ही कम टाइम के लिए वायबल रहते हैं आफ्टर द डेहिसन्स ऑफ एंथर एंड देयर पोलन रिलीज। कुछ होते हैं जो सिर्फ 30 मिनट्स तक ही वायबल रह सकते हैं, कुछ होते हैं फ्यू मंथ्स तक भी वायबल रह जाते हैं। सो 30 मिनट्स के एग्जांपल में आपके आते हैं राइस एंड व्हीट। कुछ महीनों वाले एग्जांपल्स में आते हैं आपके लेग्यूमिनोसी, रोजेसी एंड सोलनेसी। तो इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कुछ महीनों के लिए भी वायबल रह जाते हैं। ना कई बार हमें पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखना पड़ता है और जिन एरियाज में हम पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलन बैंक्स, जस्ट लाइक द स्पर्म बैंक। तो पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो -196 लिक्विड नाइट्रोजन में इनको स्टोर किया जाता है, इसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है एंड बोर्ड्स में भी पूछा जाता है कि कितने टेम्परेचर पे हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा पोलन एलर्जी। कई बार आप किसी एनवायरनमेंट में जाते हो, वहां पे आपका इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है, आपको एकदम से सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, कई बार फीवर आ जाता है, कई बार स्टफी नोज हो जाता है, आईज इची हो जाती है, नोज इची हो जाती है। ये सारे के सारे जो एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं जिनका कोई रीजन आपको समझ नहीं आता, उसे हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी किसी ना किसी एलर्जन की वजह से होती है और अगर वो एलर्जन एक पोलन ग्रेन हो तो उसे हम पोलन एलर्जी कहते हैं। पोलन एलर्जी में आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को इम्पैक्ट होता है, आपके आईज, नोज, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उनमें जाके एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और इसकी वजह से आपको अगर बहुत ज्यादा एलर्जी ट्रिगर हो तो अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। Now stuffy nose, runny nose, watery eyes, itchy nose, etc. ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के। अगर वो एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू पोलन ग्रेन्स हो तो उसे हम पोलन एलर्जी कहते हैं। अगर बहुत सिवियर पोलन एलर्जी हो तो प्रॉब्लम्स लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी एफ्लिक्शंस होना बहुत ही कॉमन चीज है। ना एक बहुत ही कॉमन प्लांट है जिसे हम कहते हैं पार्थेनियम। दिस इज द कैरेट ग्रास, जिसको हमने गलती से इंपोर्ट कर दिया अलोंग विद व्हीट एज व्हीट कंटामिनेंट और अब ये हमारा इतना इन्वेजिव स्पीशीज बन चुका है कि आपको कहीं जगह जगह इसको ये मिलना बहुत ही कॉमन चीज है। सो पार्थेनियम के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन एलर्जी को, चिनोपोडियम हो गया, सोरघम हो गया और आपका हो गया अमरेंथस, ये सारे भी पोलन एलर्जी कॉज करते हैं। अच्छा बच्चों, हे फीवर जो है वो एम्ब्रोसिया करता है।
हे फीवर इज कॉज्ड बाय एम्ब्रोसिया। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स देख लो, ये है आपका पार्थीनियम, बहुत ही कॉमन है, कहीं भी आपको इजीली मिल सकता है। और ये एक पर्सन जिसको पोलन एलर्जी हुई हुई है, कितनी प्रॉब्लम उसको हाथ वगैरह पे निकली हुई है, तो बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम भी ये बन सकती है। एंड अगर पोलन ग्रेन्स को आप ऐसे इनहेल करते हो तो ये आपके नेजल पैसेज के थ्रू आपके लंग्स में जाएगा, आपको ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस देगा। तो आई होप आपको आज का सारा लेक्चर समझ आ गया है, क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या होता है माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीट का। तो अगर कोई डाउट होगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर देखूंगी। टिल देन बाय।